उत्तराखंड में 2013 के बाद से एक और बहुत बड़ा जो डिजास्टर है वो देखने को मिला है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो डिजास्टर है, ये डिजास्टर अब इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो गया है। कई सारे रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो डिजास्टर आपका कॉज हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और जिसकी वजह से तपोवन विष्णु घाट जो हाइड्रो पावर प्लांट है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, वो इससे अफेक्ट हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर आप देखोगे इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो डिले हो रहा था, उसके पीछे भी रीजन, जो एक बहुत बड़ा रीजन था, वो यही था कि फ्लैश फ्लड का हिंदू कुश का जो हिमालयन जो रीजन है, हिंदू कुश की बात करते हैं या हिमालयन रीजन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कि ऐसे डिजास्टर को बहुत ही फ्रिक्वेंट कर सकता है। और जब ये बड़ा डिजास्टर आएगा तो इससे जो आपने डेवलपमेंट किया, जैसे ये एक आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, एनटीपीसी का ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, ये एक डेवलपमेंट के लिए हम एक सिंबल उसका मान सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट हमने किया है वो इस डिजास्टर की वजह से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल 2013 का था और दूसरा एग्जांपल आपका अभी देखने को मिला है, मतलब आज ही आपको देखने को मिला है। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमें पहले ये समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जिस वजह से ऐसे डिजास्टर्स या उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो बढ़ रही है। अभी जो हाल में रिसर्च हुई है और जो पॉइंट सामने रखा जा रहा है कि इस डिजास्टर के लिए जो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट फ्लड है, शॉर्ट में हम इसे GLOF भी कहते हैं। जैसे इवन जो सिक्किम का इलाका है वहां भी आपको इस तरीके के जो फ्लड हैं जिसे हम GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जेमू ग्लेशियर है जहां से टिस्टा रिवर निकलती है, वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो जरूरी क्या है कि प्रॉब्लम को समझना। तो ये जो GLOF की सिचुएशन है ये काफी अधिक, खासतौर से जो हिमालयन रीजन है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। जो हिंदू कुश वाला ये जो बेल्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये जो लेक्स हैं, ये लेक्स आपकी बनती है। प्रश्न ये बनता है कि लेक कैसे बनती है। तो इसके लिए लगातार हम जो सुनते जा रहे हैं वो क्या सुनते जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद ग्लेशियर। ग्लेशियर, जैसे अगर आप ग्लेशियर शब्द जब इस्तेमाल करते हो तो आपके मन में सबसे पहले आता है आर्टिक रीजन या फिर एंटार्क्टिक रीजन। दो ऐसे रीजन्स आते हैं जहां पे हम जिसे नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। ये भी समझना है कि हिमालयन रीजन थर्ड पोल कहा जाता है, वहां भी ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। और ये जो ग्लेशियर्स हिमालयन रीजन में प्रेजेंट है, जो हायर हिमालयन रीजन है वहां पे प्रेजेंट है, ये ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट कर रहे हैं। और एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर रिट्रीट। ग्लेशियर रिट्रीट मतलब देखो, एक होता है ग्लेशियर एडवांस और एक होता है ग्लेशियर रिट्रीट। ग्लेशियर एडवांस का मतलब क्या है? जैसे ठंड का टाइम है, टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो ग्लेशियर की साइज बढ़ेगी। ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब क्या होता है कि जो ग्लेशियर है उसकी साइज श्रिंक कर रही है, मतलब वो मेल्ट कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो ये हिमालयन रीजन है वहां पे आपको ग्लेशियर रिट्रीट बहुत देखने को मिल रहा है। इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इवन जो पोल्यूटेंट्स हैं जैसे ब्लैक कार्बन है। ब्लैक कार्बन कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो इलाका है वहां से जो ब्लैक कार्बन जनरेट होता है वो स्नो पर ऊपर मिल जाता है और सूरज की रोशनी इस ब्लैक कार्बन, क्योंकि जो स्नो है वो लाइट को ज्यादातर रिफ्लेक्ट करता है, एल्बिडो जिसे हम कहते हैं। अब ये है ब्लैक कार्बन पड़ने की वजह से जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा, टेम्परेचर अधिक बढ़ने से हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर जो अधिक बढ़ रहा है इसकी वजह से मेल्टिंग स्नो की काफी अधिक हो रही है। तो इस वजह से क्या है, जो ग्लेशियर की साइज है वो श्रिंक कर रही है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर रिट्रीट। जब ग्लेशियर रिट्रीट होगा तो जहां पहले ग्लेशियर हुआ करता था अब वहां ग्लेशियर नहीं है। तो जहां ग्लेशियर अब नहीं है वहां पे एक बड़ा सा डिप्रेशन या गड्ढा सा बन जाता है। तो उस गड्ढे में अगर आप देखो तो जैसे जैसे ग्लेशियर आपका मेल्ट होता जाएगा उसका पानी उस गड्ढे में इकट्ठा होता चला जाएगा और वो लेक का फॉर्म ले लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्टिंग होगी लेक की साइज बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे पानी उस पर इकट्ठा होगा लेक की साइज आपकी बढ़ती जाती है।
ये भी देखने को मिलता है, जो कि एक टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है मोरेन। अब मोरेन क्या होता है, आप ये मानो कि ये एक ऐसा डेब्रिस है, या जो भी सैंड और जो भी वहां पे पत्थर, वो सारे मिलकर वहां पे प्रेजेंट है। जैसे जब ग्लेशियर पूरे तरीके से रिट्रीट करेगा या श्रिंक करेगा, तो वहां के जो बहुत सारे पत्थर और ये सब जो बचेंगे वो उस लेक के आगे वाले इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप मानो कि जैसे आपने खेतों में देखा होगा, तो खेतों में आपने पानी डाला तो खेत में जब पानी पूरा भर जाता है तो ऊपर चारों तरफ अगर आप देखोगे तो जो मेड सी बनी होती है तो वो पानी को रोकती है। तो ऐसा ही कुछ वहां भी देखने को मिलता है कि जब लेक में पानी इकट्ठा हो रहा है ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से, लगातार जो पानी इकट्ठा हो रहा है, और उस पानी के पानी के इकट्ठा होने की वजह से, ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ेगा, और ये जो एक मेड सी बन जाती है जिसे हम मोरेन कहते हैं, ये उस पानी को रोकती है। बट ये रोक एक लेवल तक पाती है। लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर की मेल्टिंग लगातार जो हो रही है, उस वजह से पानी का लेवल लगातार आपका बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि मोरेन उस लेक के पानी को रोक नहीं पाती और एकदम से आउटब्रस्ट होता है, जो कि अभी देखने को आपको मिला है। इसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। तुरंत एकदम फ्लड आ जाती है, फ्लैश फ्लड, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपका फ्लड आ गया, है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बारिश होगी उसके बाद ही आपका फ्लड आएगा। तो यहाँ पे तुरंत आपका फ्लड आ गया। तो ये क्यों फ्लड आया? बिकॉज ऑफ जो हमने अभी इवेंट डिस्कस किया, जिसे हम ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड भी हम कहते हैं। अब इससे देखो समझना यह है कि डेवलपमेंट और डिजास्टर दो एक ऐसी चीजें हो गई जो कि एक दूसरे से काफी चर्चा में रहती है, एक दूसरे से रिलेटेड। डेवलपमेंट को डिजास्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि डिजास्टर रिलेटेड पॉलिसी आपको फ्रेम करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल विजडम है हिमालयन रीजन पे, उसको फॉलो करना चाहिए। कहाँ पे क्या हम घर बना रहे हैं, इकोलॉजी को रिस्पेक्ट करना है। ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयन रीजन में ही कुछ बदलाव हो रहा है, उसी से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन जो अक्रॉस वर्ल्ड जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जिससे कार्बन एमिशन बहुत अधिक हो रहा है, ये कार्बन एमिशन हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से जाके ये इवन जो हिमालयन रीजन है, इवन मेडिटेरेनियन सी से रिसर्च कहती है कि मेडिटेरेनियन सी जैसे एरिया से भी विंड के सहारे काफी सारा ब्लैक कार्बन आके हिमालयन ग्लेशियर पर इकट्ठा हो रहा है। इंडो गैंगेटिक रीजन में जो ब्लैक कार्बन आके हिमालयन ग्लेशियर पर इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो ब्लैक कार्बन प्रेजेंट होता है तो इससे लाइट एब्जॉर्ब होगी और अधिक मेल्टिंग होगी, और ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी क्या है कि जरूरी यह है कि हम ये समझें कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए जो सस्टेनेबल हो। प्लैनेट का भी हमें ध्यान में रखना है, मतलब इकोलॉजी का भी ध्यान में रखना है, हमारी जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स का भी ध्यान में रखना है। लेकिन डेवलपमेंट कुछ ऐसा ना हो जो कि ज्यादा समय तक चल ना सके, और वो तभी हो सकता है जब हम नेचर को साथ लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज SPLIVE। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।